हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो एसएससी सीजीएल है उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 2। मैंने इससे पहले सेट 1 अपलोड किया था। पहले आपको सेट 1 देखना है, उसके बाद ही आपको सेट 2 देखना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको सब लोगों को, आप जब अटेम्प्ट करते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर, तो जिस पेज के ऊपर आप आंसर लिखते हैं और फिर आंसर लिखने के बाद आपको जब मैं आंसर बताता हूं तो सही या गलत मार्क करना है और बाद में अपना स्कोर लिखना है। जैसे मान लो अगर आपका 20 में से 11 है तो ये स्कोर लिखना है, और जिस पेज पर आपने रजिस्टर के लिखा है उसका फोटो खींच के अपने कैमरे से आपको मुझे टेलीग्राम पे भेजना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये मेरे शुरू के 5 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 20 होते हैं, लेकिन कई बार 22-23 भी हो सकते हैं। भारत में रेलवे बोर्ड का इस समय चेयरमैन और सीईओ कौन है? वैसे पहले ये अलग अलग पद होते थे, चेयरमैन अलग होता था, लेकिन अब दोनों को मिला के एक कर दिया था। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का कौन है सीईओ और चेयरमैन? इंडियन कोस्ट गार्ड जो है भारतीय तटरक्षक बल, उसका महानिदेशक कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक 100 दिन तक चलने वाला रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया था। इसका नाम क्या है? ठीक है, 100 दिन तक चला था ये, 1 जनवरी 2022 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक। इसका नाम क्या था? इसमें हम बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं कि पढ़ा कैसे जाता है, रीडिंग कैसे करते हैं, रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप करते हैं। कौन सा उच्च न्यायालय है भारत का, हाईकोर्ट है, जो भारत का पहला कागज रहित हाईकोर्ट बना? पूरी तरह से पेपरलेस हाईकोर्ट भारत का कौन सा था? कौन से कंट्री ने अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट जीता था? बताइए। यह टूर्नामेंट दिसंबर 2021 में हुआ था, अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट। और हो सके तो ये भी बताइए कि इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन था, या भारतीय टीम का कप्तान कौन था। हो सके तो ये भी लिखिए। तो जल्दी से शुरू करिए लिखना, 10 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए आंसर बताता हूं। रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है भारत में, वो है वी के त्रिपाठी। वी के त्रिपाठी। रेल मंत्री तो आपको पता ही है, अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं और मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी हैं, और कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्री भी हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में 2-3 चीज़ें और भी बताऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने जो 100 दिन तक चलने वाला रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया था उसका नाम है पढ़े भारत। पढ़े भारत, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, शिक्षा मंत्री ने खुद लॉन्च किया। पहला कागज रहित हाईकोर्ट है हमारा केरल हाईकोर्ट। केरल का जो हाईकोर्ट है वो पहला कागज रहित है। और अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप जो है वो इंडिया ने जीता था श्रीलंका को हराकर। अब इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो कोस्ट गार्ड की बात करते हैं। तो कोस्ट गार्ड में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। कोस्ट गार्ड में जो नए जहाज आए हैं वो याद रखने हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोस्ट गार्ड में जो जवान हैं उनको सैलरी देने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये, जिसका नाम है पद्मा। तो ये एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्मा नाम का सॉफ्टवेयर कौन यूज़ कर रहा है? तो कोस्ट गार्ड यूज़ कर रहा है। फिर कोस्ट गार्ड में जो नए जहाज आए हैं 2022 में वो कौन कौन से हैं? एक तो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है सक्षम। और सक्षम को किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। गोवा शिपयार्ड, ठीक है। दूसरा जो जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड ने नया नया इस्तेमाल किया है, ये जहाज में फ्यूल वगैरह भरने के काम आता है। तो इनको हम एक तरह से फ्यूल ऑक्सिलरी बैरेज वगैरह बोलते हैं। मतलब ये जो बड़े जहाज होते हैं उनमें फ्यूल वगैरह भरने के काम आते हैं। तो उसका नाम है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह, ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड का है। छोटा जहाज है जो बड़े जहाज में फ्यूल भरने के काम आएगा। और तीसरा है फास्ट पेट्रोल वेसल। पेट्रोल वेसल मतलब जो गश्त लगाने के काम आता है, क्योंकि बड़े जहाज जो होते हैं वो मुड़ नहीं सकते। तो मान लो आपको कोई खबर मिली कि नाव जा रही है जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह हैं, तो इंडियन कोस्ट गार्ड फटाफट उस छोटे जहाज को लेके जाएगी पेट्रोलिंग के लिए, निगरानी के लिए, और ये मुड़ वगैरह भी सकते हैं। तो फास्ट पेट्रोल वेसल का क्या नाम था? कमला देवी। ठीक है, कमला देवी। इसका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पे रखा है, जो फ्रीडम फाइटर थी। और ये किसने बनाया है कमला देवी? गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर, जो कोलकाता बेस्ड है, GRSE, उसने बनाया है। तो ये 3 जहाज हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने
इस साल 2022 में रखे हैं। ठीक है, तो इतना इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में काफ़ी है। फिर जो मैंने आपको बताया था पढ़े भारत, उसमें तो कुछ खास नहीं है, बस वो 100 दिन तक चला था। बाकी हाई कोर्ट की बात करूं तो एक हाई कोर्ट और याद रख लो, और वो है गुजरात हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट जो है भारत में पहला है जिसने एक पूरी तरह से डिजिटल जस्टिस क्लॉक लगाई है। और जस्टिस क्लॉक का मतलब क्या होता है? एक घड़ी लगाई है जिसमें आपको ये पता चलता रहेगा कि गुजरात हाई कोर्ट में कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने निपटान हो चुके हैं, मतलब कितने खत्म हो चुके हैं, कितने चल रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस जस्टिस क्लॉक में मिल जाएगी। और फिर अंडर 19 जो एशिया कप हुआ था, वैसे जो नॉर्मल एशिया कप हुआ था वो किसने जीता ये तो आपको पता ही है। जो पुरुषों वाला हुआ था वो श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा के, और जो महिलाओं वाला है वो इंडिया ने जीता। ठीक है, लेकिन अंडर 19 की बात हो रही है तो वो भी इंडिया ने जीता था। इज दैट क्लियर? और मैन ऑफ द सीरीज थे हरनूर सिंह पन्नू। हरनूर सिंह पन्नू ये थे मैन ऑफ द सीरीज। और भारतीय टीम के कप्तान यश ढुल। यश ढुल। और अगर सीनियर वाले की बात करें नॉर्मल एशिया कप, तो उसमें कौन था मैन ऑफ द सीरीज? वनंदु हसरंगा, श्रीलंका के खिलाड़ी। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है एक में, वनंदु हसारंगा। इज दैट क्लियर? चलिए अगले हम जो है 5 सवालों पे आएंगे। जहां मुझे लगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने वाली है जरूर बताऊंगा। तो इसमें 6 हैं क्वेश्चन। हमारा जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, यानी कि पेट्रोल और ईंधन जो हमारा नेचुरल गैस मंत्रालय है, तो इसके मंत्री कौन है आपको पता है? हरदीप सिंह पुरी। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। यानी भारत जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनसे अब रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रहा है, तो ये उसको लेकर कमेटी बनी है। तो इसके चेयरमैन कौन बनाए गए? कोविड का नया वेरिएंट मिला था जिसका नाम है IHU। तो ये IHU कौन से कंट्री से खोजा गया था? प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया कहाँ पे? कौन से राज्य की सरकार है जो भगवद गीता और रामायण रिसर्च सेंटर बना रही है, और कहाँ पे बना रही है ये भी बताइए। एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था इनमरसैट 6F1, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह। इनमरसैट ये कौन से कंट्री ने लॉन्च करा? KSLV नूरी नाम का रॉकेट है, ये कौन से कंट्री ने लॉन्च किया? KSLV नूरी, इसको नूर से कंफ्यूज मत करना, ये नूरी है। तो इनके आंसर लिखिए, 10 सेकेंड आपके शुरू होते हैं अब। चलिए बताता हूं। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी जो है इसके चेयरमैन बने थे तरुण कपूर। तरुण कपूर। ठीक है। कोविड वेरिएंट IHU मिला था फ्रांस से। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जो है ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। इसका नाम महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर के नाम पे रखा है। इज दैट क्लियर? भगवत गीता और रामायण रिसर्च सेंटर बन रहा है पटियाला में। पटियाला कहाँ है? पटियाला है पंजाब में, तो आंसर है पंजाब। इनमरसैट को लॉन्च किया था जापान की स्पेस एजेंसी ने जिसका नाम है जाक्सा। जाक्सा। KSLV नूरी रॉकेट है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया। और नूर है ईरान का, नूरी है साउथ कोरिया का। तो आई होप इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखनी है चीज़ें। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से जापान में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इनमरसैट जापान की है ना। अब जैसे जापान के साथ हमने 70 साल पूरे करे हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन के। हमारे जापान में नए राजदूत बने हैं CB जॉर्ज। CB जॉर्ज। जापान का विवाद चल रहा है रशिया से लेके कुरिल आइलैंड को लेकर, इस पे विवाद है कुरिल आइलैंड को लेकर रशिया के साथ। फिर चाइना के साथ विवाद है सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर, जो कि पूर्वी चीनी सागर में है, यानी कि ईस्ट चाइना सी में है। फिर जापान जो है वहाँ पे इस बार मालाबार युद्धाभ्यास हो रहा है जिसमें क्वाड देश हिस्सा लेते हैं। मालाबार ये कहाँ पे हो रहा है? ये योकोसुका में हो रहा है। जापान में योकोसुका नाम की जगह है, वहाँ पे हो रहा है जापान में। फिर बस यही मेनली चीज़ें हैं। बाकी हाँ, जापान का शहर है जहाँ पे 2026 के एशियाई खेल होंगे, वो है नागोया। नागोया में होंगे एशियाई खेल 2026 में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वाटर टैक्सी सर्विस ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, किस राज्य में लॉन्च किया गया? वाटर टैक्सी चलेंगी।
स्माइल योजना भारत के कौन से मंत्रालय की योजना है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज यानी स्माइल। कई बार आप लिखे हुए देखेंगे स्माइल 75, वो 75 तो आजकल लगा ही देते हैं क्योंकि आज़ादी की 75th एनिवर्सरी है। भारत का पहला कल्चरल सर्वे हमारे गांव का हो रहा है मोबाइल फोन्स के थ्रू, इसका नाम क्या है? भारत में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और हर गांव की विशेष पहचान है, तो वो विशेष पहचान सुनिश्चित करने के लिए पहली बार कल्चरल सर्वे कराया गया हमारे गांव का। ठीक है, तो आपको बताना है किसने करवाया और उस कल्चर सर्वे का नाम क्या है। कौन सा मंत्रालय है जो हमारी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आया है? एयर स्पोर्ट्स समझते हो? वो खेल जो हवा में खेले जाते हैं, जैसे पैराशूट से कूदना, पैराग्लाइडिंग करना, ये इस तरह के जो खेल होते हैं ये। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी किस मंत्रालय ने रिलीज करी है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा है कि 2022 का जो साल था वो किस चीज़ का साल था, यानी उसको इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया किस चीज़ के लिए, ये आपको बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। मेरे घर के पास थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हो सकता है पीछे से आपको एक मोटर की आवाज़ आए, उसको इग्नोर कर देना। वैसे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने कमरा पूरा बंद कर लिया, खिड़कियाँ वगैरह बंद कर ली हैं, लेकिन वो मोटर चल रही है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रहा है कहीं पर। अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा, तो आप मुझे बता देना मैसेज करके। मेरे ख्याल से मैनेजेबल है। चलिए बताता हूँ। देखो जो ये भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा है ये स्टार्ट हुई है मुंबई में। मुंबई में स्टार्ट हुई, मुंबई और नावी मुंबई के बीच में ये स्टार्ट हुई थी। बेलापुर जेटी इसको कहा जा रहा है, बेलापुर जेटी मतलब नाव चलती है पानी में, एक तरह से वाटर टैक्सी। तो बेलापुर है, मतलब और भी जगह पे स्टार्ट हुई है। तो मुंबई नावी मुंबई के बीच में स्टार्ट हुई थी। स्माइल योजना चलाता है भारत का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। फिर कल्चरल सर्वे, ये बड़ा अच्छा सवाल है बहुत ही ज़्यादा। इसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर, धरोहर को ऐसे लिखते हैं धरोहर। ये क्या कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय ने करवाया। किसके साथ मिलकर? कॉमन सर्विस सेंटर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन आते हैं, सामुदायिक सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर। तो ये है मेरा गांव मेरी धरोहर नाम का कल्चरल सर्वे। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी किसने रिलीज करी है? आपको लगेगा खेल मंत्रालय ने करी है, नहीं, यही तो होते हैं क्वेश्चन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और इसमें 11 खेल जो हैं वो रखे गए हैं अभी अभी के लिए। बाकी ऑब्वियसली समय के साथ और भी खेल जो हैं वो जोड़ दिए जाएंगे। तो अभी के लिए तो 11 खेल रखे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, पैराशूट, पैरामोटरिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट, रोटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स वगैरह ये सब। बैलूनिंग भी है उसमें, जैसे कई लोग वो गर्म गुब्बारे में ऊपर जाते हैं ना, तो वो, तो ये इस तरह के खेल हैं, साहसी खेल होते हैं, इन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स बोलते हैं, साहसी खेल। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च करी है, जिसके मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ये जो साल होगा ये होगा आर्टिजनल फिशरीज और एक्वाकल्चर का। लिख देता हूं, आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, यानी कि कलात्मक मछली पालन और जल कृषि। आर्टिजनल फिशरीज यानी कलात्मक मछली पालन और जलीय कृषि, एक्वाकल्चर। और 2023 का साल किस चीज़ का होगा? मिलेट्स का। मिलेट्स में आते हैं बाजरा, रागी, सोरघम, ये सब आते हैं मिलेट्स। तो 2023 का साल होगा मिलेट्स का साल। चलिए अगले बाकी हाँ एक चीज़ और बता दूं चलो आपको। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो मंत्रालय है उसमें क्या क्या याद रखना है, इनकी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। एक मैंने स्माइल तो आपको बता दी, और भी बहुत सारी हैं, जैसे इन्होंने एक पीएम दक्ष योजना स्टार्ट की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम दक्ष योजना, पीएम दक्ष योजना, राइट। फिर डेस स्कीम है इनकी, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर खोले हैं इसमें जहाँ पे फ्री कोचिंग दी जाती है बच्चों को, डेस यानी डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम, ये भी इसी मंत्रालय की है। फिर श्रेष्ठ योजना इसी मंत्रालय की है, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए है श्रेष्ठ योजना। फिर एक योजना है जिसको बोलते हैं अटल वायो अभ्युदय योजना, ये भी इसी मंत्रालय की है। अटल, कोई भी योजना पूछ सकते हैं इसमें से,
एक सेक्रेड पोर्टल इसी मंत्रालय का है, तपस पोर्टल इसी मंत्रालय का है, राइट। तो और एक सीड योजना शुरू की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीड मतलब स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं ना, उनके विकास के लिए सीड योजना शुरू की गई थी। तो ये सारी योजनाएं इनकी हैं। एक दो और बता देता हूँ इसी मंत्रालय की। एक इन्होंने ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है सुगम्य भारत, ये भी इसी मंत्रालय का है। फिर इन्होंने सेज योजना शुरू कर रखी है बूढ़े लोगों के लिए। फिर इन्होंने एक एल्डर लाइन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रखा है बूढ़े लोगों के लिए। तो इतनी सारी हैं, तपस पोर्टल, सेक्रेड पोर्टल, श्रेष्ठ योजना, स्माइल योजना, डेस योजना, सीड योजना, एल्डर लाइन योजना, सेज योजना। वीरेंद्र कुमार इसके कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में टीकमगढ़। चलिए आखिरी 5 सवाल हमारे। इंडियन आर्मी ने अभी अभी क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी एंड सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। कहाँ पे? क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी बनाई है एक, और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहाँ पे? भारत में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुला है। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर? कल्पना चावला के नाम पे अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र किस यूनिवर्सिटी में खुला है? इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था। पहली भारतीय मूल की महिला कौन है जो साउथ पोल गई? भारतीय मूल की महिला जो साउथ पोल गई। सार प्रोग्राम कौन से मंत्रालय ने चलाया हुआ है? सार की फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च, यानी अर्बन प्लानिंग वगैरह के लिए है ये। सार प्रोग्राम कौन से मंत्रालय ने चलाया? और नीट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि नीट। इस पे बहुत सारे एडटेक सोल्यूशन और कोर्सेज बच्चों को दिए जाते हैं। तो आंसर लिखिए इसका। चलिए आंसर बताता हूं। इंडियन आर्मी ने क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंदौर में खोला है। और इंदौर के बारे में एक चीज़ याद रखिए, एक तो ठीक है भारत का सबसे साफ शहर है, वो सब तो सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 2023 जनवरी में। प्रवासी भारतीय दिवस जो है इंदौर में मनाया जाएगा इस बार। और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे और उनके आने से हमारी स्वतंत्रता की जो जंग थी उसे एक नई दिशा मिली थी। कल्पना चावला केंद्र कहाँ बना है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। वैसे कल्पना चावला करनाल हरियाणा से थी। पहली भारतीय मूल की महिला जो गई हैं साउथ पोल पे, उनका नाम है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी। स्मार्ट सिटीज अकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च, यानी सार प्रोग्राम शुरू करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और नीट नाम की जो ये स्कीम है वो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च करी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये पूछा किसने लॉन्च करी, तो धर्मेंद्र प्रधान ने नीट, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसमें मैं आपको बता रहा था कि इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पूछें भारत का सबसे साफ छोटा शहर कौन सा है, छोटा शहर मतलब जिसकी आबादी 1 लाख से कम है, तो वो है पंचगनी। पंचगनी जो है ये महाराष्ट्र में आता है। फिर गंगा के किनारे सबसे साफ शहर कौन सा है, तो वो है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। अगर पूछे हमारी सबसे साफ छावनी कौन सी है, तो वो है देवलाली छावनी, जो नासिक में आती है, महाराष्ट्र में। ये सबसे साफ छावनी है हमारी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बाकी बड़े राज्यों में जो सबसे साफ है वो मध्य प्रदेश है। ओवरऑल जो विनर है वो मध्य प्रदेश है इस बार। और छोटे राज्यों में जो है वो त्रिपुरा है। फिर एक ग्रामीण सर्वेक्षण भी होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। तो ग्रामीण में नंबर 1 कौन है? तेलंगाना। दूसरे नंबर पे हरियाणा है। और सबसे साफ शहर पूछें ग्रामीण कौन सा है भारत का, तो वो है भिवानी। भिवानी हरियाणा में है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो नॉर्मल होता है वो अर्बन होता है और ग्रामीण का अलग होता है।
ठीक है, तो मध्य प्रदेश और त्रिपुरा बड़े और छोटे राज्य नंबर 1 अर्बन वाले में है या नॉर्मल वाले में है। ग्रामीण वालों में तेलंगाना नंबर 1 है, हरियाणा नंबर 2 है, और सबसे साफ जो शहर है भारत का वो है भिवानी, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के मुताबिक। इज दैट अंडरस्टूड? और मैं आपसे बात कर रहा था हरप्रीत चंडी की, जो साउथ पोल गई थी। अब आप जानते हो कि दो होते हैं, एक तो होता है अंटार्कटिक, एक होता है आर्कटिक। आर्कटिक नॉर्थ पोल के पास है, अंटार्कटिक साउथ पोल के पास है। अंटार्कटिक में भारत के 3 रिसर्च स्टेशन हैं। एक बंद हो चुका है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, ये बंद हो चुका है। फिर 2 बचे, एक है मैत्री और एक है भारती, ठीक है, ये चालू हैं। आर्कटिक में हमारा एक ही रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री, और ये कहाँ पे है? नॉर्वे में है, नॉर्वे। ये था हमारा सेट नंबर 2। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए? आई थिंक 23 या 24 क्वेश्चन थे इसमें। जितने भी ठीक हुए उसका फोटो आपको पहले अटेम्प्ट करके भेजना है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप करेंगे ना। क्योंकि अगर आपका स्कोर, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर आपका स्कोर 2 भी या 3 भी है कोई दिक्कत नहीं है, जब ये क्विज खत्म होगा तो सब बराबर हो जाएंगे। अभ्यास करिए अच्छे से, राइट। जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको भी लिखिए, एब्जॉर्ब करिए, नोट्स बनाइए, आप देखेंगे हूबहू बहु क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो मिलते हैं सेट नंबर 3 में। प्रीमियम यूजर्स के लिए हमारा ये वो है। और अगर एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको वैलिडिटी बढ़वानी है अपने करंट अफेयर की, तो आप ये कोड यूज़ करिए GG50। ये मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए दे रहा हूँ आपको, 28, 29 और 30 नवंबर, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं, एग्जाम भी नज़दीक है। SBI PO का भी आने वाला है, और भी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का एग्जाम आ रहा है 7 तारीख को, सब इंस्पेक्टर का, और भी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। तो GG50 कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको मेरा करंट अफेयर का कोर्स जो है सिर्फ 850 रुपये में मिल जाएगा, जिसका प्राइस 1500 रुपये है। तो ये आपको कोड यूज़ करना है GG50। सिर्फ ये स्कीम 30 नवंबर तक है, ध्यान रखिए 30 नवंबर में, फिर कभी नहीं आएगी। तो मिलते हैं सेट नंबर 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।